हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर है। ये प्रश्न विगत सालों में डीडीयू द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल है। पिछले वीडियो में भी हमने हल कराया था और ये पहला पेपर का अंतिम वीडियो है जो डीडीयू द्वारा पूछे गए प्रश्न है। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। प्रजातंत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन किस प्रकार के प्रजातंत्र जो है भारत में अपनाया गया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य और प्रजातांत्रिक राज्य। तो भारत ने जिस प्रजातंत्र को अपनाया है वह है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजनीतिक जो पद होते हैं वह वंशानुगत नहीं मिलते हैं, बल्कि उसका चुनाव के माध्यम से उन पदों की प्राप्ति की जाए। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सबका जो है किसी न किसी माध्यम से चुनाव होता है। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की प्रस्तावना में भी लिखा गया कि भारत की प्रस्तावना में लिखा भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। तो प्रजातंत्र के प्रकार में हमारा जो भारत है वह लोकतांत्रिक गणराज्य रखा है। भारत में कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं है जिसमें वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से पद की प्राप्ति हो रही है। वो सारे पद कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या राजनीतिक चुनाव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो भारत का जो प्रजातंत्र है वह लोकतांत्रिक गणराज्य वाला प्रजातंत्र है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पना किससे संबंधित है? अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता और समानता और न्याय की संकल्पना, क्या यह तानाशाही शासन व्यवस्था से संबंधित है? क्या यह कुलीन तंत्र से संबंधित है? क्या यह लोकतंत्र से संबंधित है? क्या यह अल्पजनाधिपत्य से संबंधित है? तो तानाशाह में तो अधिकार होता नहीं है, कुलीन तंत्र में भी अधिकार नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें अधिकार है, संपत्ति है, स्वतंत्रता है, समानता है और न्याय है। ये सारे अधिकार जो है भारत के मूल अधिकार में और प्रस्तावना में भी क्या किए हैं? दिए गए हैं। तो इनकी बातें जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में दी गई हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है उसका स्रोत कौन होता है? लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत, तो लोकतंत्र में सत्ता जो है वह जनता में निहित होती है। जनता में निहित होने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का जो शासन है वह जनता का ही शासन है, लेकिन जनता स्वतः अपने पे शासन नहीं करती है, तो वह अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और अपने प्रतिनिधि द्वारा ही शासित होती है। इसलिए जो मेन सत्ता है वह जनता के पास ही होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? शासन दो प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था का विशेषता है, पूछा कौन संसदीय शासन की विशेषता है? तो इसमें यह है कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है, कार्यपालिका की निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका और विधायिका होती है उसमें आपसी संबंध होते हैं। जो कार्यपालिका होती है मतलब जो सरकार होती है वह अपने निचले संसद की जो निचली सदन होती है लोकसभा, उसी के प्रति वह उत्तरदायी होता है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री, इसमें जो है संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो अपने यहाँ जो नाम मात्र कार्यपालिका वो राष्ट्रपति है, जो वास्तविक कार्यपालिका क्या है वह प्रधानमंत्री है। तो ये तीनों होगा, कार्यपालिका विधायिका का अंग होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। इसलिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें जो है ये तीनों जो है इसकी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन पद्धति की विशेषता नहीं है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शासन दो प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था की हम लोग तीन विशेषताओं की चर्चा की है। अभी ये पूछा कि
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कौन सी विशेषता नहीं है? एकल कार्यकारी होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल यह भी होता है, नियंत्रण और संतुलन यह भी होता है, निचले सदन का विघटन ये नहीं होता है। ठीक है, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका होता है, वह जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि सभा होती है, जो अमेरिका में है उसकी अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, लेकिन कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं होता है कि उस प्रतिनिधि सभा को या निचले सदन को भंग कर पाए, वह भी अपना कार्यकाल निश्चित करता है। इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यपालिका का भी कार्यकाल निश्चित होता है और जो संसद होती है उसका भी कार्यकाल निश्चित होता है, उसको कोई भंग नहीं करता, वो अपने आप जो है समय समाप्त होने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, फिर जो है समाप्त होने के बाद नया निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? हम लोग जानते हैं कि जो राजनीति शास्त्र है, इस राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति यूनान और ग्रीक देशों से हुई है। तो जो राज्य की उत्पत्ति या राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति वही, तो राजनीति शास्त्र से ही लोकतंत्र भी निकला हुआ है। तो लोकतंत्र भी कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा? ग्रीक से। ग्रीक का मतलब होता है यूनान। चाहे राजनीति शास्त्र का कह लीजिए या लोकतंत्र को कह लिए, इन सब की उत्पत्ति जो स्थल है वह यूनान है और उत्पत्ति का जो शब्द है वह है ग्रीक। इसका आंसर होगा ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इस पर पॉइंट करना है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समान अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए, समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, आर्थिक समानता, ये जो है आर्थिक समानता जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र को देखें तो भारत में बहुत सारी आर्थिक विषमताएं हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे है, मध्यम वर्ग भी है और अपर क्लास भी है। तो क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता जरूरी नहीं है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, अधिनायक तंत्र में किसका लोप हो जाता है? अधिनायक तंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है किसी व्यक्ति विशेष में हो जाती है, उसको अधिनायक तंत्र कहते हैं। तो व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता, व्यक्तियों की क्रियाशीलता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। जब शासन की संपूर्ण शक्ति या जितनी भी राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वह व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं या नागरिक हो या जनता हो, ये क्या करते हैं? उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो व्यक्ति की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति की क्रियाशीलता जो है ये भी समाप्त हो जाता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता ये भी समाप्त हो जाता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन कथन में हम लोग को सत्य कथन को पहचानना है। लोकतंत्र जनता का अवहेलना करता है, गलत है। लोकतंत्र जनता की अवहेलना नहीं करती है क्योंकि ये जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होती है, यह भी नहीं होता। लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबरी महत्व देता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति संभवतः नहीं होती है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को बराबरी महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी महत्व दिया जाता है। कैसे? जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, वह सारे व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, उसे क्या दिया गया? मतदान का अधिकार दिया गया। तो यहाँ मतदान के अधिकार के लेवल में सारे लोग क्या हैं? समान हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती हो ऐसा संभव नहीं है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है और हम एरोप्लेन से उड़ना चाहें तो शायद हम संभव नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ है। हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति को कानून के लेवल पे बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत।
राज्य के साथ होता है। ये जो राज्य की परिभाषा, राजनीति विज्ञान की परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई इसको मान के चलिएगा, हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, और मुझे जहां तक संभावना है कि इस बार भी परीक्षा में ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। इसकी परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई है। गार्नर ने राजनीति शास्त्र की परिभाषा देते समय यही कहा कि जो राजनीति शास्त्र है उसका प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। राज्य ही मेन सेंटर है जहां राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति होती है, राजनीति शास्त्र विषय खुलता है, और राजनीति शास्त्र बंद भी होता है, वह है राज्य। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ठीक है, हम लोग को नहीं है। तो जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, न्यायपालिका नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि जो राज्य है इसके राज्य के 4 तत्व हैं, जिसमें जो है पहला जनसंख्या जो दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है, जनसंख्या के बाद भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यही राज्य के अनिवार्य तत्व हैं, और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसका है? संप्रभुता का। तो इसमें हमको देखना है कि राज्य के अनिवार्य तत्व कौन नहीं है। तो जनसंख्या हमको मिल जा रहा है, भूमि भूभाग मिल जा रहा है, सरकार मिल ही जा रही है। संप्रभुता है जो नहीं है, उसके जगह पे न्यायपालिका दिया है। इसका मतलब यह है कि राज्य के अनिवार्य तत्व में न्यायपालिका नहीं है। यही इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? ये भी जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्य का प्रारंभ, जैसे राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, गार्नर की जो परिभाषा है वही इसी तरीके के जो है, ये कोटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शक्ति नहीं, क्या, इच्छा ही राज्य का आधार है। जो राज्य है, राज्य जो अपने शासन करता है अपनी जनता पे, वह कानून के माध्यम से करता है। उसके पास शक्ति भी होती है, लेकिन वो शक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि इच्छा के माध्यम से। किसकी इच्छा? जनता की इच्छा के माध्यम से शासन करता है। ये बात कहने वाला विचारक जो है वह है ग्रीन ऐसा विचारक है जिसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनता की इच्छा होनी चाहिए, तभी राज्य का अस्तित्व बना रहेगा, अन्यथा राज्य का अस्तित्व बना नहीं रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? हमें यह पता होना चाहिए कि जो लोकतंत्र है वह जनता का शासन है, लेकिन जनता का शासन यदि बिना प्रतिनिधि के माध्यम से हो तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जनता खुद स्वतः शासन करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रावधान है, और उन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, कौन से साधन अपनाए जाएंगे तो माना जाएगा कि वहां जो है प्रत्यक्ष, जैसे जनमत संग्रह हो, राजनीतिक दल हो, प्रत्यावर्तन हो, ये तमाम तरह से। लेकिन ये जो है लैंडस्केप माइंड है, ये एक ऐसा तत्व है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। लेवियाथन पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। लेवियाथन जो है हाब्स की पुस्तक है। लेवियाथन हाब्स की पुस्तक है। हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया वह अपनी पुस्तक लेवियाथन में ही दिया। लेवियाथन को कहा जाता है कि सर कटा हुआ क्या मनुष्य, लेवियाथन के बारे में ये कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसने नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया? नकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में भी दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो। जहां भी किसी कार्य में नहीं शब्द जुड़ा हो इसका मतलब वो नकारात्मक है। तो राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं है तो नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख पुरजोर वकालत जो करने वाला है वह है जेएस मिल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जेएस मिल।
इस प्रश्न के साथ हमारा जो है ये प्रश्न का जो सॉल्व था ये समाप्त हो रहा है। अगले फिर वीडियो में दूसरे पेपर का, अभी तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन था जो डीडीयू के द्वारा पूछे गया था। अगला जो दूसरा पेपर आपका होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके भी 40 क्वेश्चन बने हुए जो डीडीयू ने पूछा है वो अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा। और इस तरीके से जब डीडीयू द्वारा पूछे गए प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो पुनः फिर से जो कुछ क्वेश्चन अपने टॉपिक के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेंगे वो बनाकर आपके सामने दिया जाएगा। कुल मिला जो लगे 300 से 400 क्वेश्चन दोनों पेपर के मिलाकर दिया जाएगा, ताकि आप जो है परीक्षा देते समय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करते समय आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।